नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वाराणसी पब्लिक न्यूज़। मैं विशाल कुमार मौर्य। आज बात करेंगे जिस तरीके से भारत G20 का बैठक कर रहा था वो सफल हो चुका है दिल्ली में कल। और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। और आज न्यूज़ टाइम्स की रिपोर्ट में छापा और उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक और मणिपुर की घटना को लेकर बात किया है। हमारे साथ इसी सब मुद्दों पर बात करेंगे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बात करें जिस तरीके से कल राष्ट्रपति अमेरिका की जिस तरीके से बयान दिए, उन्होंने बताया मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, ऐसा है कि अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन का कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर लगता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति वियतनाम जाके बोले कि भारत में प्रेस की आज़ादी और अल्पसंख्यकों पे अत्याचार ये बड़ा मुद्दा है और इससे बचने के लिए मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। वैश्विक रूप से हम इस बात को लेकर चिंतित हैं। आज मैं एक और खबर देख रहा था, यूनाइटेड नेशन में भी मणिपुर, नूह और गुड़गांव की बात का जिक्र हुआ है और भारत में प्रेस की आज़ादी पर सवाल खड़े किए गए हैं, जिससे देश शर्मसार हुआ है। और इन सब के लिए जिम्मेदार मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कराते हैं? जब आपने G20 का इतना बड़ा आयोजन कराया तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। मतलब अजीब स्थिति है कि नहीं, जहां भारत का एक बड़ा पक्ष जा सकता था तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस होने ही नहीं दी। तो आपने एक तरीके से भारत को और पीछे धकेला। और दूसरा जो शर्मसार किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराया, डरते हैं, मुद्दों से भागते हैं, प्रेस की आज़ादी नहीं है, ऐसे मुद्दों पे भी भारत को शर्मसार होना पड़ा। लेकिन वजह क्या है, मैं उस पर बात करूं तो मोदी जी को डर लगता है। देखिए, 9 साल हो गए हैं, 9.5 साल लगभग। मोदी जी क्यों भाग रहे हैं प्रेस से? आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, क्योंकि मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे चुनाव में 2013 में। तो भाई सवाल पूछा जाएगा तो उन सवालों से उनको डर लगता है, इसलिए भागे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि उस सवाल में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग ये सवाल कर सकते हैं कि मणिपुर की घटना के लिए मोदी जी क्या कहते हैं, अडानी की जांच कराएंगे कि नहीं मोदी जी, बेरोजगारी क्यों बढ़ी है मोदी जी। ये भी सवाल उठ सकता है कि जो विदेशी आगंतुक आए हैं, विदेशी मेहमान, उनको तो आपने सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, लेकिन गरीबों की झोपड़ियाँ उजाड़ दी, गरीबों को 5 किलो राशन पे आप डिपेंड करा दिए हैं। वो स्थिति आ गई है। विकास अगर हुआ होता, ये सवाल खड़ा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने इस बात की पोल खुल जाएगी कि अगर मोदी ने 9 वर्ष में विकास किया होता तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की आवश्यकता क्या पड़ती। इन सारी बातों से मुँह छिपाकर डर गए मोदी जी और देश को शर्मसार कर दिया मोदी जी। और ये बेहद खेद का विषय है। आज तक भारत का इस तरीके से मानमर्दन नहीं हुआ था, कभी भारत को शर्मसार नहीं होना पड़ा था, चाहे वो किसी भी दल की सरकार रही हो, चाहे वो किसी की सत्ता रही हो। ऐसा कमज़ोर प्रधानमंत्री कोई नहीं है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ इनके गोदी मीडिया के लोग स्टोरी चलाते रहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे बहुत अच्छा, मैं आपको बता दूं, कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, ये तो 2 दिन का आयोजन था दिल्ली में, और आपने रोड ब्लॉक कर दी, मेट्रो बंद कर दिया, नो फ्लाइंग जोन कर दिया, सब कुछ कर दिया, जबकि कॉमनवेल्थ गेम महीनों चला था और इससे बहुत बड़ा इवेंट था वो। मतलब सैकड़ों देश के लोग आए थे, फिर भी यही स्थिति नहीं हुई कि नहीं कभी गरीबों की बस्तियां उजाड़ी गई हों। हाँ, जिनको विस्थापित किया गया उनको घर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि अगर किसी अतिक्रमण को हटा रहे हो तो जिनको विस्थापित कर रहे हो उनकी रहने की वैकल्पिक व्यवस्था आप करेंगे, लेकिन उन लोगों को उजाड़ के भगा दिया। तो कितनी निर्दयी ये सरकार है। और सही कहा है कि इंजन, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, तो जो ये इंजन की सरकार कहते हैं तो भय लगने लगता है। इंजन की जब सरकार होगी तो उसके अंदर संवेदना नहीं होगी, तो मोदी सरकार में भी संवेदना नहीं, इसीलिए वो गरीबों का घर उजाड़ते हैं, गरीबों को महंगाई से लौटते हैं। तो संवेदनशील इंसानों की सरकार अब देश को चुनना होगा और इन इंजन और मशीनों को
बुलडोज़र वालों को खदेड़ना। देखा जाए तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि अब जो G20 किया जा रहा है उसमें भारत के जो विदेश से लोग आ रहे हैं वो अपने हिंदुस्तान में बिजनेस करेंगे और व्यापार बढ़ेगा। एक भी अनुबंध हुआ है क्या? बीजेपी के लोग कहते हैं कपोल कल्पित बातें, कोई जानकारी नहीं, सब जाहिलों की फौज है। कोई जानकारी है? विदेश से अगर कोई अनुबंध होता है तो उस अनुबंध को साझा करेंगे ना, प्रेस में बताएंगे कि इस चीज़ के लिए ये अनुबंध हुआ है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बातें हवाई हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं और ख्याली पुलाव पकाने में माहिर हैं। गुजरात में ये लगभग 12 इवेंट कराए थे, 12-13 इवेंट, वाइब्रेंट गुजरात। उसका 1% हर साल कराते थे, लाखों करोड़ का अनुबंध होता था, 1% भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया। ये सच्चाई है। वही बात ये है, जिन चीज़ों की बात की जा रही है वो मूर्त रूप लेगी कि नहीं लेगी कोई भरोसा नहीं है। बाइडेन ने बता दिया ना, जिस कॉरिडोर की बात कर रहे थे कि ये होगा एशिया से यूरोप तक, अमेरिका तक, वो तो तब होगा ना जो देश में प्रेस की आज़ादी, अल्पसंख्यकों, दलितों के प्रति जो घृणा भाव है, नफरत है और उनका दमन किया जा रहा है, ये सब माहौल ख़त्म होगा तब ना अमेरिका कहेगा कि ठीक है जी, हम अब इन्वेस्टमेंट करेंगे और पार्टनरशिप करेंगे। एक जनरल सी बात है कि नहीं, वो चाहते हैं कि नहीं ऐसा करेंगे, एक कॉरिडोर हो जिससे जल सीमा और रेलवे और इस सब को लेके बनाया जाए, जिससे अमेरिका, यूरोप, एशिया एक साथ जुड़े। तो वो अपनी जगह है, वो होना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो तब होगा ना जब एक ईमानदार सरकार होगी। देश कहा कि 5वीं विकासशील अर्थव्यवस्था बन गई, 3री बनी थी 2010 में, तो अभी तक तो आप झूठ बोल रहे हो। तो चलो 5वीं बन गई और आप कहते हैं कि 3री हम बनाएंगे, तो एक तो झूठ बोल रहे हो। पहले भी भारत 3री अर्थव्यवस्था थी, जापान को पछाड़ के 3रे नंबर पर पहुंचा था, जो आपकी सरकार आने के बाद वापस पिछड़ गया। अब आप ताली पीट रहे हो, 3 से नीचे चले गए थे, फिर 5 में आए तो ताली पीटने लगे। कोई बात नहीं है, लेकिन वो 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का आप पैरामीटर देख लो ना। गरीब आदमी गरीब होते जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होते जा रहा है। आप इस बात को देख लो। नहीं तो बीजेपी कह रही है तो हमने गरीब को मकान दिया है, शौचालय दिया है, तो कैसे गरीब? खाने को अनाज नहीं है, खाने को राशन। अरे खाने को राशन 5 किलो चावल से ही पेट भर जाएगा? मैं आपको देता हूँ, सारे चीज़ों से आपको विरत कर देते हैं और 5 किलो राशन मैं महीने का दे दूँगा आपको। 5 किलो राशन में तुम्हारा पेट भर जाएगा, जीवन चल जाएगा। वो तो बता, महीने में 2-2 बार दिया नहीं, एक ही बार मिलता है। एक तो झूठ, नहीं, एक बार मिलता है, ये झूठ मत बोलो। मामला क्या है कि शौचालय की बात करेंगे, जो बड़े बड़े संस्थान में घुमा रहे थे, ताजमहल और बाकी चीज़ें दिखा रहे थे, वो विदेशी जो मेहमान हैं वो ये भी कह रहे थे कि इसके बारे में, ये कहते हैं कि ये हिंदुओं का है, मतलब इसके बारे में विवाद है, कभी भी गिरा भी सकते हैं, ये भी बात तो सोच रहे हैं वो। दूसरी चीज़, गरीब आदमी मतलब इस तरह मजबूर हो गया है कि ना वो अपने बच्चे की फीस दे पा रहा है, ना इलाज करा पा रहा है, इनका आयुष्मान कार्ड बोगस साबित हुआ है, वो और शिक्षा व्यवस्था महंगी होती जा रही है। गरीब आदमी अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए अपना ज़मीन बेच रहा है, अमीर आदमी उसको खरीदते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। समस्या तो एक और बढ़िया है। बैंक वाले 2014 से पहले पैसे जमा करने, निकालने और किसी चीज़ का कोई शुल्क नहीं लगता था। अब पैसा जमा करेंगे तो भी पैसा कटेगा, पैसा निकालेंगे तो भी पैसा कटेगा, पैसा नहीं डालेंगे तो भी पैसा कटेगा। मतलब हर बात के लिए वसूली कर रहा है बैंक। जानते हैं क्यों कर रहा है? विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल भाई चौकसी, जो मोदी जी के मेहुल भाई हैं, नीरव भाई हैं, विजय माल्या भाई हैं, इन सब ने भारत के बैंकों से कर्जा लिया और रफू चक्कर हो गए, भाग गए, बल्कि इनसे मिल के इनका हिस्सा दे के गए। अब उनके लोन का जो वसूली 140 करोड़ देशवासियों से हो रही है, गरीबों से हो रही है।
इस बात को सोचिए ना। लिया कौन? माल्या, मोदी। और वसूली किससे हो रही है? गरीब आदमी से। तुम्हारे खाते में 500 रुपये हैं तो कट जाएगा, धीरे धीरे देखोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आप पैसे नहीं डाल रहे हो। अब अगर आपने 50,000 डाल दिया तो भी पैसा कटेगा, 10,000 निकाल लिया तो भी पैसा कटेगा, ATM का भी चार्ज कटेगा। तो ये जो है बड़े बड़े कारोबारियों का जो कर्जा है जो लेके वो भाग गए हैं, उसकी वसूली गरीब जनता से हो रही है। ये मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनका लोन माफ़ होता है। ये भारत देश ऐसा हो गया कि 22-23 लाख करोड़ कुछ 10-20 कारोबारियों का माफ़ कर दिया गया, तो गरीब बच्चों की फीस माफ़ नहीं है। कितनी दयनीय दशा है कि जिस देश में गरीब के बच्चे की फीस माफ़ नहीं होती है, लाखों करोड़ रुपए माफ़ कर दिया जाता है उन कारोबारियों को। मोदी सरकार तो कहती है जनधन योजना खुलवाकर हम लोगों को बैंक जाने के लिए दिए, कभी वो बैंक नहीं जाते थे। जनधन योजना में एक चीज़ हुई कि जो गरीब आदमी अपने घर में 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपये बचत करके रखा था, वो जनधन में ले जाके जमा कर दिया और वो चार्ज के रूप में कट के वो 0 हो गया। गरीब आदमी की जो जमा पूंजी थी 1000, 2000, 5000, वो भी चली गई और बैंक दिवालिया हो गए। अब बैंक दिवालिया होके भाग जाएंगे तो एक कुछ नहीं मिलेगी भी नहीं। ये है सच्चाई। मोदी जी इन बातों को लेके कभी भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनके लिए गरीब कभी मुद्दा ही नहीं है, अमीर आदमी मुद्दा है। देखा जाए जिस तरीके से G20 में एक डिनर का आयोजन किया गया था राष्ट्रपति द्वारा, उस डिनर में बात किया था कि इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी पहुंची थी और नीतीश जी पहुंचे थे, लेकिन बात करें तो कांग्रेस की नहीं। देखिए, अब वो सबकी अपनी अपनी व्यवस्था थी। नो फ्लाइंग जोन कर दिया तो मुख्यमंत्री के रूप में जिनको जाना था वो नहीं जा पाए। जो हिमाचल के मुख्यमंत्री गए थे, बाकी लोग तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। राष्ट्रपति का वो भोज था, उसमें जाना नहीं था। नो फ्लाइंग जोन कर दिया तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए। कर्नाटका के मुख्यमंत्री जो थे वो अस्वस्थ थे, इस वजह से नहीं जा पाए। तो इसमें क्या बात नहीं। देखा जाए तो विपक्ष से लग रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि अब इंडिया गठबंधन में पड़ रही है। ऐसा है कि ये इसी तरीके से भ्रम फैलाते रहेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने घोषी में इनको घुसा दिया है। एक घोषी का जो है उसको लेके ये पगलाए, उनको पता ही नहीं चलेगा और ज़मीन कब पैर से नीचे से खिसक जाएगी। 2004 की तरह बीजेपी को पता नहीं चलेगा और सत्ता से बाहर हो जाएगा। देखा जाए तो घोसी उपचुनाव में अब बीजेपी की हार के बाद बीजेपी के तमाम मंत्री कह रहे वो तो सपा का सीट था, सपा का वो था, सपा जीत गई, कोई बात नहीं। भैया, मेरे 40 मंत्री जो घूम रहे थे उका गिल्ली डंडा खेलने गए थे। 40 मंत्री घूम रहे थे, पुलिस प्रशासन इनका था, पैसे रुपए बांटे गए, बावजूद इसके जनता ने क्या कहा कि खाओ पियो किसी का, वोट देंगे इंडिया को। तो जनता ने कहा कि ठीक है। ये जो घमंडिया हैं, 40 मंत्रियों को भेजे हैं हमको खरीदने के लिए, हमको डराने के लिए, हमको धमकाने के लिए और हमारे वोट का सौदा करने के लिए, लेकिन हम इन घमंडियाओं को हराएंगे और इंडिया को जिताएंगे। बात किया जाए तो ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से घोषी को अपना गढ़ करते थे और लगातार राजभर और चौहानों पे अपनी खुशी जाहिर करते थे कि राजभर चौहान हमारे साथ है और फिर से हम भाजपा को दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसा है कि जात पात में बांटना भाजपा और ओम प्रकाश को लगता है कि राजभर उनके गुलाम हैं। राजभरों ने दिखा दिया कि भैया सुहेल देव के नाम पे पार्टी बनाने से तुम सुहेल देव को कब्जा नहीं कर लोगे और हम तुम्हारे गुलाम नहीं बन जाएंगे। हम सुहेल देव को मानते हैं लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। सुहेल देव ने ये नहीं कहा कि कोई आएगा मेरा नाम लेके पार्टी बनाएगा और तुम उसके गुलाम बन जाना। सुहेल देव ने अपनी बात करने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए बताया था और जनता ने लड़ा, इंडिया को जिताया, घमंडिया को हराया। घमंडिया मोदी है, घमंडिया योगी है, घमंडिया ओम प्रकाश राजभर हैं और सारे भाजपाई घमंडिया हैं। इस घमंडिया को हराया और इंडिया को जिता दिया।
ओम प्रकाश राजभर का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे कुछ अलग का रिएक्शन होता है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ओम प्रकाश जी को बहुत ज़्यादा उसमें न सानिए। ठीक है, वो ऐसा बोलते रहते हैं कि लोग मजाक में लेते हैं उनकी बात को, लेकिन एक बात तो उन्होंने बड़ा सटीक करी गुरु। उन्होंने कहा कि देखते जाओ, अगर भारतीय जनता पार्टी का बाजा न बजा दिया तो ओम प्रकाश राजभर नाम नहीं। तो उन्होंने गठबंधन में शामिल होकर बीजेपी का बाजा बजा दिया, तो वो मामला नहीं है। लेकिन ये हार ओम प्रकाश राजभर की है कह देना तो नाइंसाफ़ी होगी पब्लिक के उस वोट और उस निर्णय का के साथ कि 40 मंत्री कौन किसके घूम रहे थे? बीजेपी के। डिप्टी सीएम दो घूम रहे थे, किसकी? बीजेपी के। सरकार प्रदेश में किसकी? बीजेपी की। प्रशासन किसके अंडर काम कर रहा था? बीजेपी के। धनबल बाहुबल का उपयोग कौन कर रहा था? भाजपा ही कर रहे थे, भाजपा की सरकार कर रही थी। और कह दो नहीं हार तो ओम प्रकाश राजभर काहे लिए भाई? 40 मंत्री धनबल बाहुबल डिप्टी सीएम सारे लोग जो घूम रहे थे, तो भाजपा हार उनकी हुई है। सत्ता का ये चुनाव होता है, उपचुनाव जो होता है, जनता में ये संदेश होता है कि सरकार भाई ये सत्ताधारी दल के कैंडिडेट हैं, अगर ये जीतेंगे तो सरकार में बैठेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। इसलिए ज़्यादातर 90-95% ऐसा देखा गया, आप देखिएगा इतिहास उठा के, तो वो सत्ता के पक्ष में वो परिणाम जाता है। लेकिन 40 मंत्रियों के बाद, पूरी सरकार एड़ी चोटी लगाने के बाद, सरकारी जनता ने अगर 42,000 वोटों से 43,000 वोटों से हराया है सत्ताधारी दल के प्रत्याशी को, तो इसका संदेश साफ है कि इंडिया जीतेगा, घमंडिया हारेगा। और ये अभी शुरुआत है, ये बानगी है। 2024 में भी आपको यही दिखेगा कि हर जगह साझा उम्मीदवार इंडिया का जीतेगा और सारे घमंडिया भाजपा ही हारेंगे। तो क्या लगता है जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अपने प्रचार प्रसार में कहते थे 40 से 50,000 वोट से हम हरा देंगे और सिपाही भेज देंगे, छोड़िए आप ओम प्रकाश राजभर को इतना काहे कहें? योगी जो कह रहे थे, योगी के जो दो डिप्टी सीएम कह रहे थे, योगी के जो 40 मंत्री कह रहे थे, उनकी बात करिए। ओम प्रकाश राजभर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का बहुत प्रभाव भी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि राजभर उनके गुलाम, तो राजभर किसी के गुलाम नहीं है। राजभर अपने हक की लड़ाई पिछड़े जो हैं वो लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चे की फीस कम होनी चाहिए, स्वास्थ्य सस्ता होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। इन बातों के लिए कर रहे हैं। देखिए, यही बात है जो इंडिया है। इंडिया और एनडीए, इंडिया और घमंडिया में बेसिक अंतर क्या है? इंडिया 500 का सिलेंडर देता है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। घमंडिया कहता है कि नहीं, कहाँ है महंगाई। इंडिया 25 लाख का चिरंजीवी योजना चलाता है कि किसी भी गरीब को प्राइवेट हॉस्पिटल में 25 लाख तक का इलाज मुफ्त। राजस्थान सरकार, इंडिया का सरकार। घमंडिया कहता है 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं चलेगा। और उस आयुष्मान कार्ड में लगभग 86,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कैग की रिपोर्ट आई है। तो जो विजन है हमारा इंडिया और घमंडिया के बीच में अगर कंपैरिजन करेंगे, तो घमंडिया कहता है कि अडानी की जांच नहीं कराएंगे। घमंडिया कहता है कि महंगाई नहीं है। घमंडिया कहता है कि 1200 का सिलेंडर ठीक है। घमंडिया कहता है कि 70 रुपये पेट्रोल की जगह 100 रुपये पेट्रोल सही है। लेकिन इंडिया कहता है महंगाई में गरीब आदमी को राहत मिलनी चाहिए, इसलिए 500 का सिलेंडर। इंडिया कहता है कि स्वास्थ्य सुविधा अच्छी मिले गरीबों को, इसलिए चिरंजीवी योजना में 25 लाख का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कराइए आप, तो गरीब आदमी प्रसन्न है कि भैया मेरे पास अगर न ऐसी स्थिति हो, लेकिन अगर कभी कोई विपत्ति आपत्ति आ गई, कोई बीमार हो गया, तो इसका बहुत अच्छा इलाज हम करा देंगे। इंडिया कहता है महंगाई में राहत दीजिए, बिजली बिल सस्ती कीजिए, 100 यूनिट तक बिजली फ्री, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल। इंडिया कहता है कि जो कर्मचारी 30 साल 35 साल सरकार में सेवा देता है उसको पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने पूरी जीवन
सरकार की सेवा में लगा दिया है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। इसलिए इंडिया कहता है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और इंडिया के एजेंडे में है राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, कर्नाटका में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो रही है। तो इंडिया और घमंडिया का ये बेसिक अंतर है। इंडिया एक पब्लिक के लिए विजन लेके खड़ा है और घमंडिया घमंड लेके खड़ा है, और जनता कह रही है कि घमंडिया का घमंड छोड़ेंगे, मोदी का घमंड छोड़ेंगे, हारेंगे तानाशाह, जीतेगा इंडिया, हारेंगे घमंडिया, जीतेगा इंडिया। चाहे ये इंडिया को भारत कर लें, चाहे आर्यावर्त कर लें, इंडिया इंडिया था, है और रहेगा और जीतेगा इंडिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से घोषित चुनाव बीजेपी हारने के बाद भी लगातार उनके मंत्री विधायक कर रहे हैं, यूपी में मैं घोषित उपचुनाव हारा हूँ, लेकिन 2024 के लोकसभा सीट में देखा जाए तो चुनाव में हम पूरे यूपी की 80 सीट जीतेंगे। तो इसको किस तरीके से इंडिया गठबंधन इस पर क्या मुद्दा जानते हैं ये जहाँ भी जीते हैं इनका वोटिंग परसेंटेज देखिएगा 30, 32, 35% वोट पाके जीते हैं। इनके खिलाफ 65% वोट है। जो इंडिया गठबंधन है वो 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। वो 60% वोट 4-5 पार्ट में बट गया, इसलिए किसी को 10%, किसी को 20%, किसी को 25%, इनको मिला 30%, ये जीत गए। लेकिन जब वो इंडिया का गठबंधन बन गया और जनता घमंडियों के सामने एक साझा उम्मीदवार लाएंगे तो वो जो 60% वोट है, 65% वोट है जो हर जगह बट रहा था, वो नहीं बटेगा। तो आपको लगता है कि ये जीत पाएंगे? आप स्वयं जानकार हैं, पत्रकार हैं, पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, इसी से समझ जाइए। मोदी जी कहाँ पगलाए हैं? एक गठबंधन का शॉर्ट नेम इंडिया हुआ, मोदी जी पगला गए कि नहीं इंडिया को भारत करो। अगर वो परेशान ना होते, इस गठबंधन से फर्क ना पड़ता, तो वो इतना बेचैन हो जाते कि नाम बदलने के लिए उतारू हो जाते। आप बताइए, जो मोदी जी स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, उनके आका वाजपेयी जी थे, शाइनिंग इंडिया कहते थे और ये उनके चरण छूते थे, तब इंडिया से कोई आपत्ति नहीं थी। आज विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया पड़ गया तो इनकी हवा खराब हो गई, नाम बदलने चले हैं। जनता तो कह रही है नाम जो मर्जी वो रख लो, चाहे आप नरेंद्र घमंडिया रख लो नाम देश का, लेकिन जीतेगा इंडिया। तो जिस तरीके से देखा जाए कि अगले महीने प्रधानमंत्री का कयास लगाया जा रहा है, प्रधानमंत्री अगले महीने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं, और जब भी प्रधानमंत्री काशी आते हैं तो कुछ न कुछ तोहफा अपने काशी वासियों को देकर जाए। एक तो पहले सबसे बड़ा झूठ है, जो बातें कई सौ करोड़ की सौगात की होती है। मोदी जी आज से 5 साल पहले जो आए, जिसका शिलान्यास किया, वो भी जोड़ा जाएगा। भाई ऐसा है कि शिलान्यास किया 400 करोड़ की योजना का या 100 करोड़ की योजना का, तो एक बार शिलान्यास कर दिया, वो सौगात हो गई। अगले विजिट में भी वो जोड़ा जाएगा, हर बार जोड़ा जाता है। तो अगर मोदी जी के यहाँ आगमन और जो समाचार पत्रों में लिखा गया कि इतने 100 करोड़, इतने 100 करोड़, इतने, वो सारा जोड़ दिया जाए और भारत सरकार से मांग लिया जाए कि बनारस के लिए कितना फंड आवंटित हुआ, तो पता चला कि नहीं, वो बता रहा है, पेपर वाले जो बता रहे हैं वो 10 गुना हो जाता है, और जो एक्चुअल में आया है वो 10वां हिस्सा आया है, 10% आया है। तो समस्या ये नहीं है, वो कुछ नहीं देने वाले। मोदी जी ने बनारस के साथ सबसे बड़ा छल ये किया कि जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बनारस के लिए एम्स की घोषणा की थी, 2500 बेड का, बनारस के लोगों से, गरीबों से छल किया, धोखा दिया मोदी जी ने गरीबों को, और वो एम्स छोटा करके गोरखपुर पहुंचा दिया 500 बेड। तो ये सबसे बड़ा धोखा तो उन्होंने जनता के साथ ही किया है, कि जनता इस बार माफ़ नहीं करेगी। तो जनता इसीलिए उनके घमंड को तोड़ने के लिए, आप इसकी चिंता न करिए, वो चाहे 100 ठो रैलियाँ कर लें तो जीतेंगे नहीं। फुलवरिया 4 लेन का भी उद्घाटन करेंगे, और दूसरी बात देखा जाए तो स्टेडियम, भैया स्टेडियम भी बन रहा है, बच्चों के जो खिलाड़ी होंगे वो खेल सकेंगे अपनी। ऐसा है कि गरीब के बच्चे को वहाँ मौका मिल रहा है क्या स्टेडियम में? अरे वो कह रहे हैं ना, चलिए आप अपने मोहल्ले से किसी गरीब बच्चे को बोलिए और कहिए एडमिशन करा दो, नहीं होगा। तो वो जो सारा बन रहा है वो अमीरों के लिए बन रहा है। ये सरकार अमीरों के लिए है, अमीरों की बात करती है, अमीरों के लिए काम करती है, अमीरों का कर्जा माफ़ करती है। मैं आपको बता दूं कि 2 रूल हैं। आज मैं 2-4-5 लाख रुपए का लोन ले लूँ और लोन न जमा करूँ, डिफॉल्ट, ठीक,
हमारी आरसी कट जाएगी, हमारे साथ जो गवाह है, जो गारंटर है, उसकी आरसी कटेगी, मतलब ऐसे होगा। लेकिन अडानी का लोन माफ़ हो जाएगा ऊपर से, पता ही नहीं चलेगा। ये सरकार ने 2 नियम बनाए हैं। गरीब आदमी 50,000 का लोन लेके किसान की आरसी कट जाती है, और अडानी की आरसी काहे नहीं कटती है, माल्या की क्यों नहीं कटती? मोदी जी को तो इस बात के लिए जवाब देना चाहिए कि जो उनके हरीश साल्वे बहुत करीबी हैं, उनके मित्रों में हैं ललित मोदी, हरीश साल्वे से कह के पकड़वा लिया है ना भारत में। भारत छोड़ के भागे हैं, लूट के देश को भागे हैं। लेकिन वो क्या रहा है, वेंकटेश क्या नाम है उस खिलाड़ी का, वेंकटेश प्रसाद, उन्होंने आरोप लगाया, उनका ट्वीट ज़बरदस्ती दबाव बना के डिलीट करवाया गया, वो मैंने देखा। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, और बीसीसीआई में कौन है, जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे की जांच कराएंगे क्या? है हिम्मत? चोर हैं सब। ये चोर कभी जांच नहीं कराते, ईमानदार आदमी जांच कराता है। मनमोहन सिंह की सरकार में जो भी आरोप लगे, उन्होंने सहर्ष जांच कराई, क्योंकि वो ईमानदार। ये चोर हैं सब, चोरों की सरकार है, और चोरों की सरकार के सारे कॉरपोरेट, जो चोर कॉरपोरेट हैं, वो इनके साथ मिले हैं और चोरी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, गरीब जनता का खून पी रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसी वजह से घमंडिया कहते हैं कहाँ है महंगाई, इंडिया वाले कहते हैं है महंगाई, हम आपको राहत देंगे, घमंडिया कहते हैं कहाँ है महंगाई। इन बातों को देखिए। दूसरी एक चीज़ और मैं बता दूं, बीसीसीआई का एक निर्णय आया, जय शाह ने किया, IPL टैक्स फ्री, मतलब लाखों करोड़ का जो माल है वो टैक्स फ्री हो गया, और उसमें कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है पता नहीं चलेगा, और सारा बड़े बड़े चोरों का माल उसमें ब्लैक मनी वाइट हो जाएगी, और उसका सरकार को पता भी नहीं चलेगा। ये सरकार ने कह दिया कि हाँ टैक्स फ्री कर दो। गरीब आदमी का कहोगे टैक्स, तो गरीब आदमी से आप कितना टैक्स वसूल रहे हो? गरीब आदमी की कमर टूटती जा रही है, वो अपना खर्चा चलाने में असमर्थ है, और अमीर आदमी के लिए क्या कर रहे हो? अमीर आदमी का कर्जा माफ़ करते जा रहे हो, टैक्स छूट देते जा रहे हो, लोन पर लोन देते जा रहे हो। ये सरकार अमीरों की है, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है, गरीबों के लिए झूठना है। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाएगा, वो कहेगा, हॉस्पिटल वाले कहते हैं हमारे वहाँ ये नहीं चलता है, क्या करोगे? आपने कुछ किया क्या? यही सब मामला है। और उसमें भी CAG ने बताया कि लगभग 10.5 लाख लोग एक ही नंबर पर रजिस्टर है, 999999। आप मिलाओ अपने मोबाइल से, 99999 10 बार कोई नंबर होता है क्या? फर्जी, मतलब घोटाले हुए हैं इसमें। इंश्योरेंस कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए घोटाला हुआ है। 10.5 लाख मल्टीप्लाई 5 लाख कर लो, आपको पता चल जाएगा कितने का घोटाला है। तो इन घोटालों की जांच नहीं कराएंगे। मैं बता रहा हूँ कि इंडिया की सरकार आएगी, घोटालों की जांच करेगी, और सारे भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। तो जिस तरीके से बात किया जाए, 2024 का चुनाव है और लगातार बीजेपी कहती है हमने विकास किया है, देख सकते हैं रोडें देख सकते हैं, 24 घंटा लाइट किए हैं, और बात किया जाए तो रोड पूरी तरीके से चकमाचकम है और लाइट 24 घंटा। तो कहीं ना कहीं अब इसको किस तरीके से आप लोग आने वाले 2024 में जनता को बीच में जाएंगे, कैसे जनता को? भाई एक्सप्रेस वे पे कौन सा किसान जाएगा ट्रैक्टर लेकर? किसान के लिए भी तो रास्ते बनने चाहिए। गांव की सड़कें आके देखेंगे, गांव की सड़कें नहीं बनी। सिर्फ एक्सप्रेस वे किसके लिए? कॉरपोरेट के लिए, अमीरों के लिए। अमीर आदमी 100-125 की स्पीड में जाएगा एक्सप्रेस वे। अरे तो गाँव वालों के लिए क्या किया तुमने? किसान का ट्रैक्टर कहोगे नहीं बंद करो जी, 10 साल के ऊपर का ट्रैक्टर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? किसानों की ज़मीन हथियाने के लिए कानून ले आएंगे। किसानों का मुआवजा नहीं मिल रहा है, बताइए। इन बातों के लिए। और दूसरा, आप जो कह रहे हैं शहर में मेन सड़क को छोड़ के गलियों में चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कितना हुआ है विकास। तो गरीब आदमी जहाँ रहता है वहाँ गंदगी है, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, पानी में सीवर का पानी मिला आ रहा है। ये कौन करेगा? तो जनता ही वोट करेगी ना। अडानी अंबानी के वोट से नहीं बन जाएगी सरकार। तो ये गरीब जनता आप कह रही है कि हमारे हक का पैसा छीन के तुमने अंबानी और अडानी को दिया, उनको अमीर बनाया और हमको गरीब बनाया। हम अब चुनेंगे इंडिया को।
हम अब अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। मनरेगा के बजट को तुमने कम किया, गरीब का ही उसमें नुकसान हुआ। शिक्षा का बजट कम किया, उसमें गरीब आदमी का ही नुकसान हुआ। 17,000 यूपी में विद्यालय बंद कर दिए गए, उसमें गरीब के ही बच्चे पढ़ते थे। यूनिवर्सिटीज़ की फीस बढ़ती जा रही है, उसमें गरीब आदमी के बच्चे को ही दिक्कत हो रही है, अमीर आदमी को क्या फ़र्क पड़ना है। तो अब ये देखा जाए कि 2024 के चुनाव में जिस तरीके से बनारस का जाम का बहुत ज़्यादा मुद्दा उठाते थे, आप लोगों के द्वारा उठा था, और कहीं ना कहीं अब इस जाम के मुद्दे को भी सरकार ख़त्म कर रही है, रोपवे लगाना। देखिए, रोपवे भ्रष्टाचार का एक बड़ा नमूना बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वो कभी पूरा नहीं होगा। और रोपवे की बजाय रोड चौड़ी की जाती, एक से जाम कार भी चलेगी क्या रोपवे में? फिर जाम कैसे है? जाम कैसे कारों से है, गाड़ियों से है, तो सड़क चौड़ी करने से जाम से मुक्ति मिलेगी या रोपवे से? नहीं, वो हमको लगता है मोदी जी कहेंगे कि नहीं, कार को एक तो कार को रोपवे में लटकाओ और दौड़ाओ। देखिए, ये सब भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसी भ्रष्टाचार की जांच नहीं करा रहे मोदी जी को ये डर है। क्यों बौखलाए? इसलिए बौखलाए हैं कि अगर सरकार बदली, जेल पहले उनको जाना, क्योंकि जांच हो। राफेल में न विदेश मंत्री को एको बात की जानकारी थी, न वित्त मंत्री को थी, न ही फाइनेंस मंत्री को थी, और रक्षा मंत्री को थी। सारा काम प्रधानमंत्री घिरेगा। इसीलिए वो डरे हुए हैं। वो जानते हैं कि वो बाघ पे सवारी कर रहे हैं, और जैसे नीचे उतरेंगे बाघ उनको खा जाएगा। तो सत्ता जो है, सत्ता का दुरुपयोग करके वो जांच नहीं करा रहे हैं और आज मिठाई से बैठे हैं। लेकिन जिस दिन सरकार से उतरेंगे, जांच होगी, तो सबसे पहले वो जिस तरीके से देखिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश पाठक जी थे, उन्होंने अपनी बात रखी, लगातार महंगाई की बात कही, और उन्होंने कहा कि लगातार भ्रष्टाचार की बात करते, वो महंगाई पे बात नहीं करते, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करते। केवल वो अब आते हैं, आज तक सरकार बनी जब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, सरकार जनता की बातें नहीं सुनती और अपनी बातें लोगों को सुनाती है, और अपनी जो भी अब देखा जाए तो अब इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने जा रही है। तो ये क्या राय नहीं लिया गया, मशवरा नहीं लिया गया, अब लगातार इस तरीके से तो कहीं ना कहीं अब जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच में, तो कहीं ना कहीं वैभव त्रिपाठी ने साफ कर दिया कि जिस तरीके से हम घोषित चुनाव जीते हैं और जिस तरीके से जनता अब जान चुकी है इन जुमलेबाजों को, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया का जीत होगा। वाराणसी से VPN न्यूज़ के लिए विशाल कुमार।